हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड पॉइजनिंग के बारे में। तो लीड जो है, हम लोग देखते हैं कि लीड का जनरल फीचर्स क्या है। लीड जो है वह यूबिक्यूटस इन नेचर रहता है। यूबिक्यूटस इन नेचर का मतलब है कि वह सभी जगह पाया जाता है। लीड एक्यूट पॉइजनिंग जो लीड का जो रहता है वो बहुत ही कॉमन रहता है, अनकॉमन एंड क्रोनिक पॉइजनिंग मोस्ट कॉमन हेवी मेटल पॉइजनिंग। क्रोनिक पॉइजनिंग में ये मोस्ट कॉमन मेटल है। क्रोनिक पॉइजनिंग मतलब कि थोड़ा टाइम होगा, बहुत दिन तक लीड चाहे कंज्यूम करेगा बॉडी, फिर उसके बाद पॉइजनिंग इफेक्ट दिखाएगा। और इसको प्लम्बिज्म एंड सैचुरनिज्म भी कहते हैं। प्लम्बिज्म इसलिए क्योंकि यह जो है प्लम्बिंग में काम आता है, लीड प्लम्बर्स का। इसमें लीड का जो टॉक्सिक फॉर्म जो है वह दो प्रकार का है। एक ऑर्गेनिक फॉर्म होता है और एक इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है। ऑर्गेनिक फॉर्म में डाई या टाई डाई सॉरी डाई या टेट्रा इथाइल लीड आता है, या फिर डाई या टेट्रा मिथाइल लीड आएगा। और इनऑर्गेनिक में हम लोग देखेंगे लीड टेट्रा ऑक्साइड, लीड सल्फेट, लीड एसीटेट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लीड टेट्रा ऑक्साइड। इसको कॉमनली सिंदूर भी कहा जाता है। ये जो सिंदूर जो है वो जनरली हिंदू रिलीजन के लोग लगाते हैं। लीड एसिटेट जो रहता है वो सॉरी लीड एसिटेट जो है वह शुगर शुगर टाइप का सॉल्ट होता है, मतलब चीनी तरह का दिखेगा ये। व्हाइटिश इन कलर होता है। एंड लीड सल्फेट पाउडर फॉर्म टाइप का होता है। लीड सल्फेट इज पाउडर लाइक। एंड लीड सल्फाइड जो रहता है वह ब्लैक कलर रहता है। एंड सूरमा आईलाइनर काजल के तौर पे इसको यूज किया जाता है। और ये जो है वो लीस्ट टॉक्सिक सॉल्ट है, लीस्ट टॉक्सिक सॉल्ट होता है लीड का। एंड लीड कार्बोनेट जो रहता है वो वाइट कलर का होता है और इसको पेंट्स में यूज किया जाता है। वाइट कलर पेंट्स में लीड कार्बोनेट्स को यूज किया जाता है। एंड किसी भी चाइल्ड को जिसको हैबिट है ये खाने का, मतलब दीवार खाने का, उसमें ये चांसेस है कि उस वो क्रोनिक पॉइजनिंग या फिर लीड पॉइजनिंग डेवलप कर जाए। इसका अगर कॉजेज का बात करें तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में कैसे होगा कि या तो लीड के बर्तन में पानी को स्टोर करके रखा जाए, या फिर घी को जो है ब्रास या फिर कॉपर वेसल लाइंड वेसल्स में स्टोर करके रखा जाए, जिसके लीड के साथ ये रहता है बाहर के तरफ में। फैट इन घी रिएक्ट्स विथ लीड। फैट जो रहता है घी में रिएक्ट करता है लीड के साथ और फॉर्म करता है लीड ओलेट, जो कि बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। Tinned food contaminated with lead from shoulder. Water supply to home through lead pipes or copper pipes with lead shouldering joints. वाटर सप्लाई जो घर तक आता है उसमें लीड पाइप्स या फिर कॉपर पाइप्स होता है, क्योंकि जिसका जॉइंट लीड से जुड़ा रहता है। अगर मान लो कॉपर पाइप्स है तो उसका जॉइंट जो है वो लीड सोल्डरिंग से जुड़ा हुआ है, उसमें क्रोनिक लीड पॉइजनिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। यूज ऑफ हेयर डाइज एंड कॉस्मेटिक कॉन्टेनिंग लीड। हाउस डस्ट फ्रॉम डिटोरिएटेड लीड पेंट्स। अब जो डस्ट जो होता है हाउस घर का अंदर का, वो अगर लीड पेंट्स यूज किया गया है तो जब वो गिर जाता है पेंट्स, मतलब पपड़ी उपड़ी के कारण जब गिर जाता है तो उसमें डस्ट के कारण। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में देखा जाए तो 5 ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स होते हैं, जैसे पेंटर्स, प्यूटर्स, प्रिंटर्स, प्लम्बर्स एंड पॉटर्स। 5 P's से याद आ जाएगा आप लोग को। रिटेन लीड एमुनेशन इन ओल्ड गन शॉट्स, ये भी एक कॉज है लीड पॉइजनिंग का। इसका निमोनिक क्या हो सकता है कि हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स याद कर सके।
लीड पॉइजनिंग का, तो ए से आई तक का लेटर हम लोग को हेल्प करेगा। ए से जैसे कि एनीमिया हो गया, एनीमिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एनोरेक्सिया हो गया, आर्थ्रेल्जिया हो गया, एबॉर्शन हो गया, एट्रोफी ऑफ ऑप्टिक नर्व हो गया। बी से वैसोफिलिक स्टिपलिंग एंड बर्टन्स लाइन। वैसोफिलिक स्टिपलिंग जो है, इसको बेसोफिल्स के साथ ये कंपेयर मत कर दीजिएगा। इसमें कहीं भी बेसोफिल कुछ नहीं ये रोल करता है। इसमें आरबीसी में जो रहता है वह पॉइंट्स पॉइंट्स आ जाता है, इसी को हम लोग बेसोफिलिक स्टिपलिंग कहते हैं। कोलिक, कॉन्स्टिपेशन, कॉप्रोपोरफाइन, एक्सेस इन यूरिन और सेरेब्रल इडिमा हो जाता है। डी से ड्रॉप होगा, या तो रिस्ट या तो फुट में ड्रॉप हो जाएगा। ई से इंसेफेलोपैथी, मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है, एंड एमेशिएशन। एफ से फेशियल पैलर, फाउल स्मेल ऑफ ब्रेथ, फेलियर ऑफ किडनीज, रेनल फेलियर, फैनकोनी सिंड्रोम हो जाएगा। जी से गोनोडल डिसफंक्शन होगा, गॉट लाइक फीचर प्रेजेंट होगा, हाइपरटेंशन, हेडेक, हेलुसिनेशन एंड हाइपरस्थेशिया। और आई से गोनोडल डिसफंक्शन के कारण इम्पोटेंशिया आ जाता है, इनफर्टिलिटी आ जाता है, इंसोम्निया एंड इरिटेबिलिटी। ये जो है कॉमन कॉज है, जो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स है लीड पॉइजनिंग के। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। एनीमिया जो रहता है, एनीमिया क्यों होता है? ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। और एंजाइम्स जो रहता है वो कौन कौन सा एंजाइम्स हो सकता है? वो है फेरोचिलेटेज, कॉप्रोपोरफाइरिनोजेन ऑक्सीडेज, या फिर एमिनो इवुलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज। और ये क्या करता है, मान लीजिए ये सब एंजाइम्स का किसी में भी इनहिबिशन हो जाए तो ये करता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ above enzymes, aminolivulinic acid, protoporphyrin 9 levels in the blood and urine are raised. हेमोग्लोबिन बनने का जो प्रोसेस है एनीमिया, तो यही ना होता है कि हेमोग्लोबिन लेवल्स में गिरावट आ जाना, आरबीसीज में गिरावट आ जाना। सक्सिनाइल को एंजाइम में प्लस ग्लाइसिन जो रहता है, अल्फा एमिनो लिवनेट सिंथेस जो रहता है वो अल्फा एमिनो लिवनेट में कन्वर्ट करता है। तो अल्फा एएलए में कन्वर्ट किया, अब अल्फा एवोलिक डिहाइड्रेटेज जो रहता है वो पोरफायरोबिलोनेजेन में कन्वर्ट करता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को अल्फा एमिनोलिवोलेनिक डिहाइड्रेटेज में अगर प्रॉब्लम हो जाएगा तो क्या होगा कि इसका लेवल कम हो जाएगा, porphyrobilinogen deaminase यूरोपोरफायरिनोजेन डीकार्बोक्सिलेज। तो यूरोपोरफायरिनोजेन 3 बनता है। अब इस यूरोपोरफायरिनोजेन 3 पे यूरोपोरफायरिनोजेन डीकार्बोक्सिलेज काम करता है, तो कॉप्रोपोरफायरिनोजेन 3 बनता है। अब कॉप्रोपोरफायरिनोजेन 3 पे जब कॉप्रोपोरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज काम करता है तो प्रोटोफायरिन 9 बनता है। और प्रोटोफायरिन 9 जो रहता है वो फेरोचिलेटेज जब उस पर काम करता है तो फिर जाके हीम बनता है। तो अगर मान लीजिए ये अल्फा एएलए डिहाइड्रेटेज अगर बनना ये इनहिबिट हो जाए, या फिर कॉप्रोपायरिनोजेन ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाए, या फेरोचिलेटेज इनहिबिट हो जाए, तो हिम बनना में कमी आ जाएगा और इसी के कारण हम लोग का एनीमिया हो जाएगा। बर्टोनियन लाइन या फिर बर्टन्स लाइन।
ये बार्टोनियन लाइन क्या है कि ब्लू लाइन जो रहता है वो गम्स में डिपॉजिट हो जाता है एट द जंक्शन बिटवीन द गम्स एंड द टीथ, वहाँ पे ब्लू लाइन डिपॉजिट हो जाता है, और पर्टिकुलरली सीन इन केरीज टीथ. In caries teeth, bacteria is present and food accumulation occurs. caries teeth में क्या होता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं और फूड अकोमोडेशन जब भी ऑकर होता है तो ये जो बैक्टीरिया जो रहते हैं विल डिकम्पोज द फूड. बैक्टीरिया जो रहता है फूड को डिकम्पोज करेगा रिजल्टिंग इन H2S प्रोडक्शन. दिस H2S combines with lead to form lead sulfide. ये जो है H2S वो लीड के साथ कंबाइन करेगा एंड लीड सल्फाइड बनाएगा, और यही लीड सल्फाइड जो रहता है वो डिपॉजिट कर जाता है एट द जंक्शन बिटवीन गम्स एंड टीथ, और इसी को हम लोग ब्लू लाइन दिखता है और इसी को हम लोग बार्टोनियन लाइन कहते हैं. इट कैन बी सीन इवन विथ 1 वीक ऑफ एक्सपोजर. 1 वीक में ही दिख जाएगा. जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो है ब्लू लाइन डिपोजिशन, ये पूरा का पूरा ब्लू लाइन डिपोजिशन है. बोन लाइन या फिर लीड लाइन किसको कहते हैं कि चिल्ड्रन में क्या होता है कि रेडियो ओपेक डेंस ट्रांसवर्स बैंड आर सीन इन मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन. और मोस्ट कॉमनली ये कौन सा लॉन्ग बोन में होता है, लोअर एंड ऑफ फेमर या फिर अपर एंड ऑफ टिबिया में देखा जाएगा. लोअर एंड ऑफ फेमर और अपर एंड ऑफ टिबिया में मोस्ट कॉमनली बोन लाइन या फिर लीड लाइन देखा जाता है और चिल्ड्रन में. और ये किस वजह से होता है, क्या होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम की वजह से. एंड डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम की वजह से क्यों होता है, क्योंकि जो लीड जो रहता है वो इनहिबिट कर देता है ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ द बोन, जो कि जिसके कारण डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स बढ़ जाता है. ये तो पता ही है कि जो बोन्स जो रहता है वो इट इज मतलब बैलेंस्ड, it is a balanced process between osteoclastic activity and the osteoblastic activity. Osteoblastic. So तीसरा देखा जाए सिम्टम तो कॉलिक या फिर कॉन्स्टिपेशन. तो सीवियर स्पैस्मोडिक पेन इज सीन, जिसको हम लोग पेंटर्स कोलिक कहते हैं, क्योंकि ये जनरली पेंटर्स के साथ होता है. इंटेंस नॉक्टर्नल स्पैस्मोडिक पेन इज सीन, जो कि टिपिकली रिलीव्ड किया जा सकता है बाय प्रेशर. ये जनरली जो इसका जो पेन जो रहता है वो रात को होता है. रात को सोते समय बहुत ही इंटेंस पेन होगा, बहुत ही ज़्यादा दर्द करेगा, बट जैसे ही वो पेट को बहुत ज़्यादा जोर से दबाएगा उसका पेन ठीक हो जाएगा. ड्रॉप में देखा जाए तो 2 तरह का ड्रॉप हो सकता है, रेस्ट ड्रॉप या फिर फूड ड्रॉप. और यह जो रहता है मोटर नर्व्स को इफेक्ट करता था, और ये किस वजह से होता है, क्योंकि लीड जो रहता है वो मोटर नर्व्स को इफेक्ट करता है और जो कि कॉज करता है मसल पैरालिसिस, और इसी कारण हो जाता है रिस्ट ड्रॉप या फिर फुट ड्रॉप. यहाँ पे जो लीड पॉइजनिंग में जो है मोटर नर्व्स ज़्यादा इफेक्टेड होता है एज कम्पेयर टू सेंसरी नर्व्स, बट आर्सेनिक पॉइजनिंग में सेंसरी नर्व इज मोर अफेक्टेड देन मोटर नर्व. आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब आर्सेनिक पॉइजनिंग का याद कर सकते हैं आप लोग ASM और इसका LMS, MMS के टाइप का ही LMS. इंसेफेलोपैथी जो रहता है वो मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस में देखा जाता है. चिल्ड्रन विल हैव लर्निंग डिसऑर्डर, तो उसको पढ़ने में याद करने में ये सब में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स भी हो सकता है, याद करने में प्रॉब्लम होगा. ये सब मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में देखा जाता है. और जितने भी पेशेंट जो हैं लीड पॉइजनिंग के, उसमें ये फीचर जो है, ये सारे फीचर जो है कुछ ना कुछ हद तक दिखेगा, चाहे किसी में ज़्यादा दिखे किसी में कम दिखे, लेकिन दिखेगा जरूर. और ये जो रहता है वह परमानेंट रहता है. मतलब अभी तक इसका कोई दवाई नहीं निकला है जो पूरा तरह से इसको क्योर कर सके. थोड़ा सा सिम्टोमेटिक रिलीफ देता है बट पूरा तरह से क्योर नहीं कर सकता. फेशियल पैलर के सरकम मोरल फेशियल पैलर दिखता है, और यह होता है वैसोस्पैज्म के कारण. मोस्ट स्पेसिफिक साइन ऑफ प्लम्बिज्म. गॉड जो है
गॉट को हम लोग सेटोनाइन गॉट भी कहते हैं। लीड क्या करता है? लीड इनहिबिट्स यूरिक एसिड एक्सक्रीशन रिजल्टिंग इन हाइपर यूरिसेमिया एंड गॉट लाइक फीचर्स। लैब इन्वेस्टिगेशंस देखा जाए तो लैब इन्वेस्टिगेशंस में हम लोग एनीमिया के लिए देख सकते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशंस फाइंडिंग में हम लोग एनीमिया पा सकते हैं, पॉलीसाइथेमिया पा सकते हैं, इयोसिनोफिलिया भी पा सकते हैं, अनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस या पंक्टेट बेसोफिलिया इन पेरिफेरल स्मीयर भी हम लोग देख सकते हैं। ब्लड में अगर बात किया जाए तो ब्लड में हम लोग को क्या मिलेगा कि ब्लड में हम लोग को लीड का लेवल इंक्रीज्ड मिलेगा, इंक्रीज्ड लीड लेवल। फिर इंक्रीज्ड फ्री इरिथ्रोसाइट पोरफायरिन, वहाँ पे पोरफायरिन का लेवल बढ़ गया था। ब्लड सैंपल इज मोर रिलायबल, लीड के केस में ब्लड सैंपल ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू यूरिन सैंपल, बट इन आर्सेनिक यूरिन सैंपल इज मोर रिलायबल। यूरिन सैंपल में हम लोग को क्या मिलेगा? इंक्रीज्ड ALA, increased coproporphyrinogen और increased free erythrocyte porphyrin। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हम लोग को देखने मिल सकता है बोन लाइन, एक्सरे ऑफ लॉन्ग बोन शोज बोन लाइन, फिर एक्सरे ऑफ एब्डोमेन जो कि प्रेजेंस ऑफ लीड चिप्स हो सकता है, मेटल तो है ये। एक्सरे फ्लोरोसेंस इज बेस्ट टेस्ट टू फाइंड आउट टोटल बर्डन इन द बॉडी। ट्रीटमेंट इसका कैसे किया जाएगा? ट्रीटमेंट सबसे पहला जो अगर कोई पेशेंट आएगा हम लोग के पास लीड पॉइजनिंग का, तो उसमें हम लोग एक्सपोजर, रिमूवल ऑफ एक्सपोजर करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए वो पानी पी रहा है, मतलब उसका मान लीजिए पानी पी रहा है लीड के बॉटल में, तो हम लोग मना करेंगे कि लीड में जो बॉटल में पानी ना पिए। पेंटर को कहेंगे कि अपना काम जो है चेंज करने के लिए ये सब रिमूवल फ्रॉम एक्सपोजर, जहाँ से भी वो एक्सपोज हो रहा है उसके वहाँ से उसको निकालना है। यूज ऑफ कैल्शियम डाइसोडियम EDTA जो कि एक चिलेटिंग एजेंट है, और ये क्या करता है? वह जो है लीड को यूरिन में इट इंक्रीजेज एक्सक्रीशन ऑफ लीड इन द यूरिन। थर्ड, अगर पेशेंट जो है सफर कर रहा है फ्रॉम रेनल फेलियर, तो हम लोग कैल्शियम डाइसोडियम EDTA नहीं देंगे, बैल यूज करेंगे उन पेशेंट्स में जो कि रेनल फेलियर के ये से गुजर रहे हैं, और फिर उसके बाद नॉर्मल सपोर्टिव मेजर्स देंगे जो कि जरूरत होगा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।